चलो बच्चों, क्लियर दिख रहा है ना? ओके, तो आज हम लोग किस चीज की बात करने वाले हैं बच्चों? किरचॉफ रूल्स। किसकी बात करने वाले हैं? किरचॉफ रूल्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में किरचॉफ के रूल देख लिए थे बेटा। देखे थे कि नहीं? तो उसकी बात क्या करेंगे? जो देख लिए, जो आते हैं, उसकी बात ये करने वाले हैं कि सम्स आ रहे हैं, किरचॉफ के रूल्स के सम्स हैं। नेटवर्क एनालिसिस करना है। नेटवर्क एनालिसिस में हमारे पास अलग अलग सर्किट डायग्राम आते हैं और सर्किट डायग्राम को हमें क्या करना रहता है? सॉल्व करना रहता है। ठीक है, अब किस तरह से सॉल्व करना है? पहला क्वेश्चन देखो अंदर कि आपके पास एक क्यूब के फॉर्म में रेजिस्टिव वायर हैं और वो क्यूब के फॉर्म में है, तो उनके दो डायगोनल ले लीजिए। उस डायगोनल के ऑपोजिट में एक बैटरी लगा दी है। उस बैटरी का भी आपको डेटा दिया है, 10 वोल्ट की बैटरी है। इस क्यूब में लगे हुए हर तार का रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो हमें क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि इस क्यूब के हर एक ब्रांच के अंदर से कितना करंट पास होता होगा, ये हमारा क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये सिखा रहा हूं, इधर ध्यान देना। और किरचॉफ रूल पे ही ये बेस्ड है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 3.6 है। अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वो समझना है आपको बिल्कुल तरीके से। तो ये मैंने बना दिया वो क्यूब। ठीक है, मैं पूरा एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं जाने वाला हूँ, मैं आपको थोड़ा सा अलग सोच देने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन अगर आ गया अलग पार्ट के बारे में, अभी तो डायगोनली है, मान लो इधर लगा दिया होता वायर तो क्या, और कहीं लगा दिए होते, 2 पॉइंट कहीं पे भी दे देते। अभी हमें डायगोनली, और दूसरा हमें हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे दी गई है। कितनी दी है देखो, 1 ना ओम। ठीक है, मान लो मैं 1 ओम न लेते हुए मैं स्मॉल आर मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं बेटा? स्मॉल आर। हर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है और वो कितनी है बेटा? स्मॉल आर। ठीक है, हर ब्रांच में एक रजिस्टर है। अब इसको नाम दे देते हम लोग ए बी सी डी, और ऊपर ए के ऊपर ए डैश, इधर बी डैश, सी डैश और डी डैश। बोलो नेटवर्क समझ में आया? क्यूबिकल फॉर्म में है, एक नेटवर्क है और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए बच्चों। बिल्कुल क्लियर लॉजिक है कि भाई हाँ ऐसा है। अब आपको मैं क्या पूछता हूं, देखो ध्यान से समझिए। ए और सी डैश के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना? सी डैश के बीच में, ये मेरा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ऐसा ही है बट थोड़ा अलग तरीके से। बट हम अगर ऐसा आपको पूछा जाए, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी डैश। ए क्या है? ए और सी डैश क्या है? डायगोनल के पॉइंट्स हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो लिखो ये क्वेश्चन अंदर। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सॉरी अगेन कैपेसिटेंस, find the equivalent resistance between A and C dash, or we can say diagonally opposite points. Diagonally opposite points. Okay? समझो, समझना बेटा, ध्यान से समझना। क्या समझोगे? ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा है कि हमें जिस दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उन 2 पॉइंट के बीच में आपको बैटरी कनेक्ट कर देनी है। पहला स्टेप ये है, कनेक्ट दी बैटरी।
ओके, पहले बैटरी कनेक्ट कर देनी है। बैटरी का ईएमएफ हमें क्या लेना है, वोल्टेज क्या लेना है, एप्सिलॉन, ये प्लस और माइनस। बोलो क्लियर हुआ। पहली स्टेप क्या है, कनेक्ट द बैटरी बिटवीन दी 2 पॉइंट्स, ओके, ए एंड सी डैश। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके। देन हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल करने वाले हैं, पर अभी ये देखिए, आप समझिए। अब इसमें से करंट जाएगा, इसमें से क्या जाएगा, करंट जाएगा। कितना करंट जाएगा तो पता नहीं, जितना जाएगा उतना आएगा, ये पक्का है। ये बात भी आप नोट कर लीजिए, जितना करंट बैटरी में से जाएगा उतना ही आएगा। यहाँ पे हमने I लिया तो I ही आएगा, 2I लिया तो 2I ही आएगा, 3I लिया तो 3I ही आएगा। अच्छा, एनसीईआरटी में क्या 3I लिया हुआ है, देखो 3I लिया है। हम 3I नहीं लेंगे, हम कुछ अलग सोच रहे हैं। देखो, ये जो भी करंट लेंगे वो यहाँ पे आएगा तो उसका 3 पार्ट पड़ेंगे भाई। कितने पार्ट पड़ रहे हैं, 3। और उस 3 पार्ट में हर एक पार्ट आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। पहले कितने पार्ट हो रहे हैं, 3 पार्ट्स। उसके बाद तो 3 2 जा 6, तो हम यहाँ पे करंट लेंगे बेटा 6I। कितना लेंगे, 6I। 6I जाएगा तो 6I ही आएगा। बोलो क्लियर, ये पक्का है। अब हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे पूरे नेटवर्क में, और यहाँ पे 6I ही होना चाहिए। इसमें से इसमें से इसमें से जो भी आए मिलके 6I बनेगा तो हमारा डिवीजन सही रहेगा, नहीं तो हमसे गलती हो गई, ऐसा मान लीजिए कहीं। क्लियर, ओके। तो सबसे पहले हम जब ए पॉइंट पे आते हैं तो ए पॉइंट पे देखो क्या होता है बेटा, ए से बी, ए से डी और ए से ए डैश। तो इनके यहाँ पे पोटेंशियल है। अब ये सिमेट्रिक डायग्राम बन रहा है, आप देखो एक बॉक्स, ये बॉक्स दिख रहा है आपको, यस, पूरा। तो अब यहां से आप देखोगे तो ये ए है और ये सी डैश है, और इसके रिस्पेक्ट में आप अगर इसको कट करोगे तो ये 2 पार्ट में सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाएगा। तो सिमेट्रिक शेप बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का सेम है, तो सेम करंट फ्लो होगा क्योंकि रेजिस्टेंस भी सेम है। तो बेटा यहाँ पे हम 3 पार्ट में करंट को डिवाइड करेंगे। बताओ यहाँ पे कितना, 2I। बताओ यहाँ पे कितना, 2I, और यहाँ पे कितना, 2I। बोलो क्लियर। ए पे आके 3 पार्ट में डिवाइड हुए, करंट 2I 2I 2I, बिल्कुल पक्का। अब ये करंट आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये जो करंट है ए से बी वाला वो 2I आगे चला और बी पे आया। अब बी पे जब आता है, अगेन वी हैव 2 पाथ्स, B2C एंड B2B डैश। तो दोनों में रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट डिवाइड हुआ, इसमें आया I, तो इसमें भी कितना I। बोलो क्लियर। अब आप सोचो, आपने इस 2I का डिवीजन कर दिया तो दूसरे सारे 2I का भी डिवीजन करना पड़ेगा। ये 2I D पे आया, 2 पार्ट पड़े भाई, तो इसका कितना हुआ I, और इसमें कितना जाएगा I, ठीक है। अब ये 2I ए से ए डैश पे आया, इसके भी 2 पार्ट पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी बेटा I और यहाँ पे भी I। क्लियर हुआ। एनसीईआरटी में यहाँ पे I/2 हो जाएगा, और वो जो रेशियो बन जाता है I/2, हाँ, अपॉन 2 होता है। ऐसा न हो इसलिए मैंने क्या कर दिया, पहले से ही 6 ले लिया। अब अपने यहाँ पे कैलकुलेशन में कहीं पे भी I/2 जैसा कोई टर्म नहीं आने वाला है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, कहानी कहाँ पहुंच रही है। देखो ये वाली B से C पे पहुंची, अब C पे I आएगा और इधर से भी एक I आ रहा है। ओ, तो कितना बनेगा इधर बेटा, 2I मिले। हमेशा ऐसा मत सोचो कि डिवीजन ही होता जाएगा। हाँ, जंक्शन पे देखो क्या हो रहा है, C पे क्या हो रहा है, देखो इधर से I आया, इधर से I आया, दोनों मिलके कितना बनाएंगे, 2I। चलो अब बताओ मुझे B डैश पे क्या आंसर आएगा, B डैश पे क्या हाल है। देखो ये I आ रहा है, ये भी I आ रहा है, तो यहाँ पे बेटा क्या बनने वाला है, 2I। चलो अब D डैश पे देखो, I आया,
आई आया, कितना आया बेटा 2i। अब डी डैश से 2i, बी डैश से 2i, सी से 2i, 2i 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 कितना हो जाएगा 6i। क्या हमारा डिवीजन सही है? क्या हमारा डिवीजन बिल्कुल सही है? हाँ, तो बस ये काम आपको करना रहता है पहले, ये काम आपको करना रहता है पहले। सिंपल ट्रिक है बेटा, डिवीजन इस तरह से होगा, समझ में आ गया। अब बात को आराम से समझना है कि भाई ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, तो स्टेप समझिए और पूरा सम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद पता चल जाएगा क्यों ऐसी स्टेप्स हमने ली हैं। तो अब हम देखो क्या करने वाले हैं, हम लोग ऐसी लूप लेने वाले हैं जिसमें ये ईएमएफ या बैटरी आए और उस लूप को सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाने वाले हैं। रेडी? तो मैं जो लूप लिखने जा रहा हूं वो देखिए, लूप बहुत सारी हैं जहां पे क्लोज पाथ बन रहे, तो एक क्यूब में कितने क्लोज पाथ बनेंगे सोच लो। 4 तो ये, 2 ये, और भी बन सकते हैं, आप जो सोचो वो बन सकते हैं। हमें एक नॉर्मल पाथ सिलेक्ट करना है, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कोई भी, आप कुछ भी कर सकते हो पर उसमें एप्सिलॉन आना चाहिए। तो मैं ए से स्टार्ट करता हूँ, बी पे गया, सी पे गया, सी डैश गया, एप्सिलॉन गया, वापिस ए। क्या ये लूप बनी? बिल्कुल सीधी लूप, देखो बाहर से ही खत्म, बाहर से ही खत्म, अंदर एंट्री नहीं मारी मैंने, बिल्कुल सीधा। समझ में आया ना? ए से बी, बी से सी, सी से सी डैश, फिर एप्सिलॉन और फिर वापिस ए। कोई भी ले सकता है। चलो इस पे हम लोग क्या अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड रूल लूप रूल लगाएंगे इसमें। रेडी हो? प्लस और माइनस साइन कन्वेक्शन बताया था कल मैंने। बैटरी में +2 माइनस हमारी डायरेक्शन तो माइनस, और -2 प्लस तो प्लस। दूसरी बात, रेजिस्टेंस में करंट और हमारी डायरेक्शन सेम, माइनस और ऑपोजिट तो प्लस। पर क्या लिखेंगे हम लोग? पीडी, पीडी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किरचॉफ सेकंड रूल में क्या लिखते हैं बेटा? पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब देखो हमारी जर्नी ए से स्टार्ट हो रही है, बी सी सी डैश एप्सिलॉन ए की ओर जा रही है। तो जर्नी स्टार्ट हुई ए से, गई कहां? बी पे, ए टू बी। तो क्या आंसर आने वाला है बेटा? पीडी क्या होगा? 2IR। पर हमारी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम है, तो क्या आएगा बेटा? माइनस। बोलो खत्म। भाई यही करना है सारों में। देखो इधर BC में क्या आएगा? BC हम गए फिर, तो -IR। -IR क्यों हुआ बेटा? हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है। चलो C से C डैश देखो, -2IR। हमारी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम है, -2IR। और C डैश से A, माइनस से प्लस हम लाए, तो प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स सेकेंड रूल। समझ में आया? तो मेरे बच्चों बताओ एप्सिलॉन बराबर आप क्या लिखोगे? देखो हिसाब कर लो, एकदम इजी। रिकॉर्डिंग क्लियर है ना? नीचे का पार्ट का पता नहीं, चलो देख लेते हैं। 5IR हो गया ना? 5IR एग्री हो? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 5IR। पक्का आ गया समझ में? अब क्या करेंगे देखो, अब हम लोग क्या करने वाले, स्टेप समझो आप लोग। देखो ध्यान से, ये जो पूरे नेटवर्क का हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं लिखूं बेटा R इक्विवेलेंट,
क्या लिखूं? आर इक्विवेलेंट। कहां पे है आर इक्विवेलेंट? ए सी डैश के बीच में, एप्सिलॉन प्लस से माइनस रहेगा हमारा। ठीक है, क्या ये दोनों सर्किट सेम है? यस। ए और सी डैश के बीच में जो भी जंजाल है पूरा, जो भी यहाँ पे यानी पूरा सिस्टम है, ये नेटवर्क है पूरा, उसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया बेटा कितना? आर इक्विवेलेंट, एक ही वैल्यू मान ली। ठीक है, और एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन है, और करंट कितना निकल रहा था बैटरी में से? आई या 6i? 6i, और कितना आएगा? 6i। तो यहाँ पे भी आप किरचॉफ सेकंड रूल लगा दीजिए और इक्वेशन बना दीजिए, तो ये तो डायरेक्टली बन जाएगा। ओम्स लॉ के हिसाब से भी बन सकता है। क्या लिखेंगे हम? एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? 6i आर इक्विवेलेंट, और कुछ भी नहीं। देखो, अब आप कहोगे सर ये डायरेक्टली कैसे लिखा? तो लूप लगा दो बेटा, लूप लगाओ, ए से सी डैश एप्सिलॉन ए, वापस आ जाओ और किरचॉफ सेकंड रूल लगा दो। तो ए से सी डैश गए तो करंट ऐसे है बेटा, तो क्या आएगा? -6i आर इक्विवेलेंट। ओ, अब इधर आए माइनस से प्लस, प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, तो बेटा क्या एप्सिलॉन इज इक्वल टू 6i आर इक्विवेलेंट हो गया? क्या यही लिखा था मैंने अभी पहले? यस, यही होगा बेटा, और कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर है। 6i आर इक्विवेलेंट आपका यहाँ पे आंसर आता है। तो ये तरीका ऐसा होगा, आपको समझ में आया? बस अब आपको क्या करना है? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 R equivalent is equal to, और वी कैन इक्वेट दिस टू, बिकॉज दोनों में लेफ्ट साइड पे एप्सिलॉन है तो राइट साइड जो भी हो सेम होगी। तो हम लिखेंगे 6i R equivalent is equal to 5i small r, i कटेगा बेटा, तो R equivalent is equal to 5/6 into R। ये हमारा आंसर, नॉट अकॉर्डिंग टू NCERT, बट ये समझ लेना है आपको कि इस तरह से हम कैलकुलेट करने वाले हैं। बिल्कुल सरल तरीका है। पहले करंट डिवीजन करके एक लूप ले लीजिए जिसमें एप्सिलॉन आए और एप्सिलॉन का इक्वेशन बना लीजिए। ओके, फिर दूसरे में पूरे नेटवर्क का एक सिंगल रेजिस्टेंस सपोज कर लीजिए, फिर उसमें वही करंट वही बैटरी रखना है और उसका एक इक्वेशन बना लीजिए। दोनों में एप्सिलॉन है, दोनों को कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी डैश। बोलो डन। ओके, कोई डाउट नहीं? अब हमें एनसीईआरटी की बात करनी है कि उसमें कहा है स्मॉल आर की वैल्यू 1 ओम है। ठीक है, स्मॉल आर कितना है? 1 ओम। तो हमें आर इक्विवेलेंट कितना मिलेगा? 5/6 into 1 यानी 5/6 ओम। बोलो क्लियर? हाँ के ना? बिल्कुल क्लियर हुआ, समझ में आ गया? यस। अब अभी तो काम बाकी है। अभी क्या बाकी है काम? हमें करंट इन ईच ब्रांच फाइंड करना है। तो यहां पे आप देखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, उसमें आप देखो तो इक्वेशन नंबर 1 में एप्सिलॉन की वैल्यू हमें एनसीईआरटी में दी है 10 वोल्ट और स्मॉल आर की वैल्यू है 1। तो 10 बराबर 5i इंटू 1, तो i इज इक्वल टू क्या है बेटा? 2 एम्पियर। खत्म। अब आपको I मिल गया तो करंट फ्रॉम ईच ब्रांच मिल गया। देखो चलो, ए बी ब्रांच में कितना करंट है? 2i। I मिला 2, 2 जा क्या हो गया? 4। कोई भी ब्रांच ले लो, सब में I का मल्टीपल है या I खुद है, तो आपको हर एक ब्रांच का करंट मिल जाएगा। अब अगर एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप देखना चाहते तो उस क्वेश्चन का जो आंसर लाना है ना, वो यहीं आ गया बेटा।
इतनी गिनती की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको ये डायग्राम के बाद सिर्फ 3 स्टेप में अपना आंसर आ रहा है। यहां पे आप इसी क्वेश्चन में इसको 10 और इसको 1 रख दो तो आई आपको कितना मिल गया 2। आई 2 एम्पियर यही मिल गया, बस हर एक ब्रांच का करंट मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया? आई अगर आपको मिल रहा है तो हर एक ब्रांच का करंट भी आपको मिल गया। बट मैंने ऐसे क्यों करवाया कि भाई ये आपको दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं ना भाई, कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तो उसका तरीका समझाया आपको। और उसमें एप्सिलॉन की वैल्यू दी है कि नहीं दी है, डजंट मैटर, ये ध्यान रखना। क्योंकि आप अगर जेई नीट के रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करना ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें बैटरी की वैल्यू नहीं दी जाती है, सिर्फ नेटवर्क दे देते हैं और इन दो के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करो। तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क आए तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो क्लियर, यानी ऐसे सम्स आएंगे, घबराना नहीं है, मेथड सॉल्व करती जानी भाई, प्रोसेस फॉलो करते जाओ। 3.7 में एक बढ़िया प्रोसेस है। अब 3.7 देख के घबराना नहीं है, अगेन मैं कह रहा हूं, बिल्कुल किरचॉफ रूल लगाने, किरचॉफ रूल लगा के आपको बस इक्वेशन सॉल्व करने, जो 8, 9, 10 में करते थे ना वैसे किए है ना। 2 इक्वेशन दिए हो और x की वैल्यू फाइंड करनी हो, y की वैल्यू फाइंड करनी हो, बस वही काम है। ध्यान से आपको समझना है बेटा, बिल्कुल क्लियर करना है। 3.7 एग्जाम्पल नंबर। अब आप इसका डिजाइन देखो ना तो एक अद्भुत डिजाइन है। ट्राइंगल है 2, कितने ट्राइंगल है 2। या आपको ये पतंग जैसा भी फील दे देता है, पतंग होती है ना ऐसी, ठीक है, ये इस तरह का है। और यहां पे भी एक कनेक्शन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा वो देख लीजिए। यहां पे एक बैटरी लगाई है 5 वोल्ट की, क्या मैं सही बोला? ओके। इधर एक बैटरी लगाई है 10 वोल्ट की और यहां पे एक रेजिस्टेंस है 1 ओम, सही है ना? ओके। यहां पे 2 ओम है, बोलते रहना, यहां पे 2 ओम है, इधर 4 ओम है और यहां पे भी 4 ओम। ये सर्किट डायग्राम है, बस यही है। अंदर भले ही हमें करंट डिवीजन दिया गया है बट रियलिटी में बस इतना ही सर्किट होती है भाई, इतना ही क्वेश्चन, इसी पे से क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें भी क्वेश्चन देखो वही है, फाइंड द करंट फ्रॉम ईच ब्रांच, ऐसा एक क्वेश्चन है ना। यस। अब देखो इसको हम ए मानते हैं तो ये क्या मानेंगे बी, ये क्या माने सी, और ये क्या मानेंगे डी। क्लियर है? यस। अब आपको करंट डिवीजन करना है, जो पहले में किया वैसा नहीं होगा, जो पहले में किया वैसा नहीं होगा, क्योंकि वो तो सिमेट्रिक डायग्राम था। वो कैसा डायग्राम था बेटा? सिमेट्रिक डायग्राम था। कैसा डायग्राम था? सिमेट्रिक डायग्राम था। ये सिमेट्रिक डायग्राम नहीं है, यानी 2 बैटरी आ गई हैं, पहले से 10 वोल्ट 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस हैं अलग अलग। तो अब इसमें किस तरह से आपको कंसेप्ट को समझना है, ध्यान से देखिए, क्योंकि मीटिंग ओवर हो गई। रुको, चलो तो बेटा अब हम आगे बात कर लेते हैं, क्लियर बात करते हैं। देखो सबसे पहली बात आपको ये समझनी है, जब 2 बैटरी आती है ना, 2 बैटरी, तो दोनों करंट सप्लाई आप ले सकते हो, योर चॉइस, आपकी चॉइस रहती है। दोनों बैटरी करंट सप्लाई कर सकती हैं, या आप ऐसा ले सकते हो कि बड़ी बैटरी करंट सप्लाई कर रही है, दूसरी नहीं कर रही, दूसरी चार्ज हो रही है। अगर ऑपोजिंग नेचर में है तो चार्ज हो रही है, हेल्पिंग नेचर है तो
डिस्चार्ज हो रही है दोनों, ठीक है, यानी दोनों मिलके करंट सप्लाई कर रही है। यहाँ पे हेल्पिंग ऑपोजिंग पता चलने वाला नहीं है क्योंकि ये इधर है, ये इधर है, यानी एक के बाद एक कैसे लगा होता तो हम बता सकते थे सीधा सीधा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें सोचना है कि दोनों बैटरी करंट सप्लाई कर रही हैं, ठीक है, ओके। तो हम लोग उसी तरह से डिवीजन ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये बैटरी करंट कैसे देगी भाई, माइनस से प्लस की ओर, तो कितना करंट देगी बच्चों, I1। कितना माना मैंने, I1। मैं कुछ भी मान सकता हूं, आप भी कुछ भी मान सकते हो, हम मानते हैं I1, ठीक। अब देखो यहां पे आप देखोगे तो यहां पे जब वो करंट आया I1 इस बैटरी में से निकल के, अच्छा यहां से आया तो यहां पे नोड आ गया, तो थोड़ा सा इधर जाएगा और थोड़ा सा इधर जाएगा। अब एनसीईआरटी में आप देखोगे तो इधर कितना माना है, I2। कितना माना है, I2, ठीक है, ओके। I2 कितना माना, I2। अब आप सोचोगे सर ये क्या कर रहे हो, सेम सेम ना मान लो। अब सेम मानने में दिक्कत ये है कि यहाँ पे सर्किट में आपको पता होना चाहिए कि दो बैटरी लगी हुई है, दोनों पोटेंशियल देंगी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो या ना हो आपको पता नहीं है। तो हम लोग हर ब्रांच के लिए इसका करंट I2 माना, तो यहाँ पे I1 आया, इधर I2 गया, तो इधर कितना जाएगा, ठीक है। तो ये डिवीजन आपका समझ में आया आपको, यस। अगर आपने इधर I2 मान लेते तो ऊपर चला जाता I1 माइनस I2, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब आगे की कहानी इधर से समझते हैं। 5 वोल्ट की बैटरी एक करंट देगी, कितना माना हमने, I3। अब देखो जितना बैटरी में से जाएगा उतना ही बैटरी के अंदर आएगा। सिमिलरली यहां से I1 जा रहा है तो कितना आ रहा है, I1। I1 गया, बैटरी में से निकला तो I1 ही आया, ओके। समझ में आया कि बाउंस गया, समझ में आया। अब देखो B के पास क्या कहानी बन रही है, यानी इस ब्रांच का करंट मिल गया, इसका मिल गया, इसका मिल गया, इधर का पता चल चुका है, ये दो ब्रांच का रहा है। तो देखो यहाँ पे इस ब्रांच में देखो I3 भी आया और I2 भी आया, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे बेटा, I2 प्लस I3, एग्री। और अब ये बात कहानी देखो इसमें से कैसे जा रही है, इसमें करंट कैसे बनेगा। देखो I2 प्लस I3 आया और उसमें से I1 गया, I2 प्लस I3 माइनस I1। समझ में आया, घबराना नहीं है बिल्कुल। C के पास देखो I2 प्लस I3 आया और इधर I1 गया, तो इसमें कितना जाएगा, I2 प्लस I3 माइनस I1। I1 बेस इधर निकल गया, समझ में आया। अब क्या ये I3 बन रहा है, तो हमारा डिवीजन सही है। देखो I2 प्लस I3 माइनस I1, D के पास क्या हो रहा है, I2 प्लस I3 माइनस I1 आया और I1 माइनस I2 भी आ रहा है। तो इसका सॉल्व करोगे, आप सॉल्यूशन करोगे तो ये गया, क्या बचेगा बेटा, I3, यस। तो I3 इधर आ रहा है, हाँ। तो हमारा डिवीजन सही है, हमारा डिवीजन सही है, बिल्कुल सही है। कोई डाउट किसी को। अब 8, 9, 10 के हिसाब से, मैं पहले फिजिक्स के हिसाब से, 12th फिजिक्स के हिसाब से आपको किरचॉफ रूल से 3 इक्वेशन बना के बता सकता हूँ, आप भी बना लोगे। और उन 3 इक्वेशन को मिलने के बाद उनको एलिमिनेशन मेथड, ये मल्टीप्लाई करो इसको इतने से, इसमें से ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, सिंपल आंसर मिलने वाला है। प्रोसेस लंबी होती है, ये तो आपको पता है, 8, 9, 10 में आपने देखा हुआ है। और संभलना बहुत होता है, अगर एक इक्वेशन मेरे से भी अगर गलत लिखा गया है तो मेरा भी आंसर नहीं आएगा, फिर से पूरी साइकिल चलानी पड़ती है। और ऐसा बना हुआ इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है और कुछ भी नहीं है। अब देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो लूप लेनी है बेटा, 3 लूप आपको ओरली और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पे दिख जाएंगे। देखो 3 लूप, 3 भाग दिख रहे हैं, 1
ये 2 और ये 3, खत्म। तो 3 लूप ले लो और कितने अननोन है अंदर देखो, I1 I2 एंड I3, 3 अननोन, 3 इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ये तो पता है ना, जितने अननोन हो उतने इक्वेशन होने चाहिए तभी सॉल्यूशन मिलता है। अगर जितने अननोन हो और इक्वेशन एक कम हो तो कभी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, या एक आधा ऐसा इक्वेशन सेट भी हो जाता है कि मिल भी जाता है, बट वो बात की बात है। पर ये आप बिल्कुल क्लियर करना बेटा। तो लूप में ले रहा हूं बेटा ABCA और किरचॉफ का सेकंड रूल हम अप्लाई कर देंगे। ABCA और किरचॉफ का कौन सा रूल हम अप्लाई कर देंगे बेटा? सेकंड रूल। अब आता है, यस, जल्दी जल्दी कर देंगे। A से B हमारी डायरेक्शन सेम, तो क्या बच्चों, -I2 इंटू 4। B से C हमारी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम है, तो -I2 प्लस I3 इंटू 2। C से A हमारी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम, -I1 इंटू 1 फॉर रेजिस्टेंस एंड फॉर बैटरी -2 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। क्या बच्चों समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलो, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं भी, डाउट है थोड़ा सा, एक बार फिर से बता दो। डिवीजन तो समझ में आ गया, ठीक है, डिवीजन वाला केस नहीं है, लूप वाला केस है। तो इधर देखो माइनस होगा, हमारी डायरेक्शन सेम है इसलिए, इधर भी माइनस होगा, हमारी डायरेक्शन सेम है इसलिए, और इधर भी माइनस होगा, हमारी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम है इसलिए। इधर माइनस से प्लस गए तो प्लस होगा, बस ये कहानी चल रही है। बाकी आपको लिखना क्या है? पोटेंशियल। बाकी आपको लिखना क्या है? पोटेंशियल लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? पोटेंशियल ही लिखना है। अब देखो आपको सेटअप करना है इसका, तो I1 पहले लिखेंगे हम लोग, -I1, I2 कितना है भाई? 4, इधर कितना है? 2, तो -6I2, और I3 कितना हुआ? -2I3। ये हो गया ना, पर आगे माइनस, और इज इक्वल्स टू -10। 10 था, उधर गया माइनस हुआ, बोलो पक्का? माइनस मरेगा क्या? मेरे बच्चों को समझ में आ गया कि सही इक्वेशन हम लेके आ गए? 3 स्टेप लगे हैं पर एक इक्वेशन बनाए। ऐसे 3 लगेंगे दूसरा बनेगा, ऐसे 3 लगेंगे तीसरा बनेगा, यानी 9-10 स्टेप हो गए। फिर 3 इक्वेशन मिले, उनको सॉल्व करना है, फिर और स्टेप हो जाएंगे। पर यही है तरीका, यही है तरीका, ठीक है। अब हम लेते हैं बेटा लूप 2। लूप 2 कौन से बेटा? ADCA। ADCA, ओके। अब थोड़ी सी जगह बना के चल रहे हैं क्योंकि हमें पूरा सॉल्यूशन एक ही पेज पे बताना है, तो हम लोग पूरी अपनी जगह बना के चलेंगे बेटा। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा हमें जगह कम मिलेगी, बाकी जगह है कि हम लोग सॉल्व कर देंगे। किरचॉफ कौन सा रूल लगाएंगे बेटा यहाँ पे? क्या ऊपर वीडियो में दिख रहा था? ये देखो तो, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये दिख रहा है, लूप ADCA, किरचॉफ सेकंड रूल, ADCA, ओके। चलो रेडी। तो A से D अपना क्या हाल चाल है देखो, यस, ध्यान से देखो, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो माइनस पर I1 माइनस I2 इंटू 4। समझ में आया? हमारी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम है इसलिए माइनस, और उसमें भी 4 इंटू करंट, करंट इतना इंटू 4, ठीक है। अब इधर देखो, D से C, करंट इधर है, हमारी डायरेक्शन ऊपर है तो प्लस बनना है इधर, और करंट देखो कितना बड़ा चौड़ा है, I2 प्लस I3 माइनस I1 इंटू 2।
दिस इज द करंट फ्रॉम द CD और इंटू 2 इज रेजिस्टेंस। अब चले -I1 हो गया इधर C से A में, -I1 हमारे डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम, तो माइनस और माइनस से प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्या बच्चों समझ में आया? आगे ना समझ में आया? ठीक है कि नहीं? समझ में आ गया? यस बिल्कुल। अब इसको अगेन यही खोल देना है ब्रैकेट को, यही काम करना है यार। यानी 3 इक्वेशन में 3 सेम काम करने हैं, तो क्या तकलीफ है आपको है? पर थोड़ा ध्यान से करना है। देखो I1 बताओ कितना होगा, -4, फिर प्लस बोले आप, -I1 4 हो गया, यहाँ पे -3 और ये, तो -7I1 बनता है। बेटा देख लेना, मेरे से गलती हो रही है तो भी जवाब नहीं आएगा, आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना? गिनती कर लेना भाई, मैथ्स वाले बच्चे बैठे हो, देख लेना। ये -4, ये -2 और ये 6। चलो I2 का हिसाब लगाओ। 4 माइनस माइनस प्लस, +4 +2 6। ठीक है? और I3 के लिए +2I3 इज इक्वल्स टू -10। ओके, अब आपको माइनस को बैलेंस करना है तो यू कैन बैलेंस इट इजीली। 7I1 -6I2 -2I3 इज इक्वल्स टू +10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यानी इसको हमें प्लस करना हो तो, नहीं करना है तो आप ऐसे भी रख सकते थे। बोलो क्लियर? पक्का हुआ कि नहीं? अब तीसरी लूप लगेगी भाई। आप अपने हिसाब से ले सकते हो, B C D B ऐसे ले सकते हैं। किरचॉफ सेकंड रूल लगाएंगे, B C D B ये वाली ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, तो B से C प्लस या माइनस, -I2 प्लस I3 इंटू 2, C से D माइनस करंट क्या है देखो, 2 + 3 - 1, 2 + 3 - 1 इंटू 2 ओके पक्का। और यहां से D से B वापस जा रहे हैं, -2 +5 इज इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया? हाँ के ना? यहाँ पे भी माइनस, वेरी गुड, यहाँ माइनस, वो भी सही है, और इधर माइनस से प्लस बैटरी +5। अब अगेन I1 I2 I3 पहले लिखेंगे तो यस, देख ले भाई, कोई गलती हो तो बोल दो। ये वाला नहीं, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है ना बेटा, देखो गलती हो रही है। ये I3 कंसिडर नहीं करेंगे, कंसिडर तो है ही भाई, पर PD लिखना है, करंट थोड़ी लिखना है, PD लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। और पोटेंशियल डिफरेंस I अकेला नहीं बनाता, I के साथ क्या होना चाहिए, R। तो R तो है ही नहीं, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो I1 देखो अब क्या बन रहा है, 2I1 -I1 इंटू 2, और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। ओके, अब I2 का हिसाब लगाओ भाई, क्या होगा, -2 यानी अपना बनेगा -4। ठीक है, अब I3 का हिसाब देखो, -2 -4I2 इज इक्वल टू, oh yes, here we have to write I3। ओके, ये -2 और इधर भी -2, देखो I3, तो क्या हो गया, -4I3। बोलो पक्का? ये इक्वेशन नंबर आपका कौन सा हो गया बेटा? अब मैं तीनों इक्वेशन को बॉक्स बनाता हूं जैसे आपको दिखाई दे। ध्यान से समझना है, तीनों को मैंने बॉक्स बनाया, अब आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आप इन 3 का यूज करके क्या आंसर लाने वाले हो,
I1, I2 एंड I3। तो ऑब्जर्वेशन आपको स्टार्ट करना है कि आप क्या पहले स्टेप लेना चाहोगे। तो पहला देखो फिर दूसरा देखो, पहला देखो दूसरा देखो, दोनों सेम सेम दिख रहे हैं कुछ? हाँ, 6-2 और 6-2 सेम है ना भाई? यस। तो मैं पहला स्टेप क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करूंगा। इससे फायदा क्या होगा, देखो ये I2 और ये I3 कैंसिल हो जाएंगे। तो हम पहले इक्वेशन लिखते हैं I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10। ओके, अब ये सेकंड लिखते हैं हम लोग 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 10। ये सही है ना, माइनस का प्लस। ओके, तो क्या आपका ये आंसर क्या बन रहा है, 7 + 1 8I1, इधर 20, ओके 10 + 10, तो ये 5 4 जा और ये 4 2 जा। तो I1 हमारा क्या बेटा 5/2 एम्पियर आ रहा है। देखिए एनसीईआरटी में, हाँ एनसीईआरटी में क्रॉस चेक कीजिए कि I1 हमारा यही आ रहा है। ओके, बिल्कुल क्लियर। तो हमारा पहला काम हो गया, पहला काम हो गया। यस, ठीक है, देखो ध्यान से। ओके, यानी क्लियरिटी आई बेटा थोड़ी बहुत, कि हाँ भाई सर हमने ये किया, बिल्कुल सही किया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू फॉर I2 एंड I3, जस्ट चिल, डोंट थिंक टू मच, डोंट थिंक टू मच। आप सोचोगे, पहला ही आप सोचोगे कि I1 की वैल्यू इनमें ही रख दो तो I2 I3 वाले इक्वेशन मिल जाएंगे, है ना? पहला ये होगा, फिर आप वो दो इक्वेशन को एलिमिनेशन करोगे, I2 एंड I3 आपको मिल जाएंगे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका मैं बताता हूं, देखो देखो देखो, इन दो को ध्यान से देखो, इन दो में से आप I3 को मार सकते हो। और अगर आपने I3 को मार दिया तो जो इक्वेशन आपको मिलेगा उसमें सिर्फ I1 I2 होगा, और उसमें I1 I2 होगा, I1 आपको पहले से पता है, तो फिर आपका I2 मिल जाएगा। समझ रहे हो? समझे भाई? हाँ, इस तरह से करेंगे हम। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दो में से I3 को मारने के लिए मेरे को इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी मैं करने वाला हूं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। आगे ना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, या आप मल्टीप्लाई कर दो -2 से और ऐड कर दो इक्वेशन नंबर 3 में। आप कैसे भी कर सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो भाई इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से और डिफरेंस ले लो, सबट्रैक्ट कर दो। तो मैं पहले 3 लिख रहा हूं बेटा, देखो 2I1 -4I2 -4I3 -5, ठीक है। अब ये लिखूंगा पर -2 मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा, -14I1 प्लस 12I2 प्लस 4I3 -20। ये ऐसे बनेगा, ऐड हो रहा है बेटा, ठीक है। चलो ये कट हो गया हमारा। ओके, तो यहां पे आपका -12 और यहां पे आपका +8 इज इक्वल टू -25। समझ में आया? अब 12I1 में I1 रखा जाएगा 5/2, 5/2 प्लस 8I2 इज इक्वल्स टू -25।
अब ये सिंपल सॉल्व हो जाएगा, ये 2 6 करेगा इसको, ये कितना हो जाएगा बेटा -30, ये उधर जाएगा +30, तो आंसर इज 5। -30 उधर गया, +30 -25, आंसर इज 5 एंड I2 विल बी 5/8 एम्पियर। क्या आंसर मैच हो रहा है? क्या आंसर मैच हो रहा है? बिल्कुल ना। लास्ट में हमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या 2 या 3 कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए आप, कोई भी एक इक्वेशन, और उसमें I1 I2 की वैल्यू रख दीजिए, यू विल गेट फाइनल आंसर। तो मैंने ये इक्वेशन ले लिया फ्रॉम इक्वेशन 1, I1 की वैल्यू 5/2 प्लस 6 I2 की वैल्यू 5/8 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10। ओके बच्चों, समझ में आया? अब इसको सॉल्व करना है आपको, बिल्कुल तरीके से कर दीजिए। I3 को अकेला करना है या आप LCM ले लीजिए, आ जाएगा ना? कि बताऊं कैसे होगा? बिल्कुल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी की बात है। ओके, पहले यहां पे 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो इसका LCM बनेगा बच्चों 4। तो 4 यहाँ पे 5 2 जा 10 और यहाँ 15, 25 हो गया। क्या मैंने सही लिखा है? देख लो, यस और नो? सही है ना? ये जाएगा उधर, क्लियर है ना? ये जाएगा उधर, तो 2I3 हमें क्या लाके देंगे? 10 - 25/4, 40 - 25, 40 - 15/4/2, 8 आ रहा है आंसर? I2 आ रहा है अंदर, देखो 15/8, I3 सॉरी 15/8। तुम अपना हिसाब फिर से सोच लो, मैंने मेरा हिसाब बता दिया। यस, बिल्कुल तरीके से हमारा आंसर आ रहा है। समझ में आया? ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और स्क्रीनशॉट लेके आप देखो, अब हर ब्रांच में करंट आपको लिखना पड़ेगा। I2, I3 एंड I1 आर नॉट द सॉल्यूशंस। इस ब्रांच का I1 है, इसका I2 है, ओके, इसका I3 है, पर यहां पे देखो कुछ अलग अलग है ना। तो आपको बस वो आंसर लिखना है। B और C में कितना होगा? I2 प्लस I3, 2 और 3 का एडिशन क्या होगा? 20/8, 20/8। फिर इसमें देखो I1 माइनस I2, I1 में से I2 को सब्ट्रैक्ट करना है, आ जाएगा भाई, वो भी आ जाएगा। और इसमें देखो क्या करना है, I2 प्लस I3 माइनस I1, खत्म। तो सारी ब्रांच का करंट आपको फाइनली मिल जाएगा। यही है तरीका और यही है बिल्कुल सिंपल मेथड। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो।